शाम होते ही भयनगर अंधेरे की गोद में खोने लगा था। साई साई करती हवाओं के झोंके जैसे भयनगर को सो जाने को कह रहे थे। तो वहीं ढलती शाम में भी आसमान में उड़ती चीलों को यकीन था कि आज उनका पेट भरने के लिए भयनगर ही सबसे वाजिब जगह है, क्योंकि आज अमावस है। आने वाली अमावस को तेरे कमरे के बाहर लगे पीपल के पेड़ से रज्जो निकल कर लौट आएगी और फिर तेरा सर काट कर उसे अपने साथ जमीन के अंदर ले जाएगी राणावत। हा 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 हा। श्रावणी के कहे ये शब्द जैसे तेज चलते राणावत के कानों में गूंजे जा रहे थे। राय बहादुर के कहे अनुसार वो तेजी से चलते हुए आज अपने घर के बजाय मुखिया चंदन लाल की हवेली की तरफ बढ़ता जा रहा था, जिसके आसपास खुद राय बहादुर ने अपने मंत्रों से विशेष सुरक्षा कवच बनाया था, जिसे भेदना किसी भी आत्मा के लिए असंभव था। राय बहादुर ने अपने कहे अनुसार राणावत को बचाने का पूरा प्रबंध कर दिया था। तो वहीं चतुर राणावत ने राय बहादुर को दिए वादे को तोड़ते हुए अभी तक अपने बच्चों को अपना सच नहीं बताया था। राय बहादुर के दिव्य सुरक्षा कवच के अंदर जाते ही राणावत के चेहरे पर मुस्कान बिखर आई, क्योंकि अब उसकी सरकटी पत्नी रज्जो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी। राणावत जानता था कि अगर राय बहादुर ने कहा है कि इस कवच के अंदर कोई भी आत्मा नहीं घुस सकती, इसका मतलब नहीं घुस सकती। राय बहादुर की शक्तियों को राणावत अच्छी तरह से जानता था। आज की रात इस हवेली में गुजारकर अपनी जान रज्जो से बचाकर मैं फिर आजाद। रज्जो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं इस सुरक्षा के घेरे के अंदर हूँ, राय बहादुर के सुरक्षा घेरे के अंदर। इधर मैं सुरक्षित और उधर उस पेड़ से निकलते ही राय बहादुर तुम्हें भस्म कर देंगे। फिर न बचोगी तुम, न बचेगा वो सच जो तुम्हारा गला काट कर मैंने तुम्हारे ही पिता के खेत में 10 हाथ अंदर गाड़ दिया था। राणावत के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानियत थी। उसने राय बहादुर से झूठ कहा था कि उसने रज्जो को नहीं मारा, राय बहादुर को बेवकूफ बनाया था, मगर इस बात का उसे पछतावा नहीं, घमंड था। चेहरे पर यही कुटिल मुस्कान लिए राणावत हवेली के अंदर जाते ही सोफे पर पैर फैलाकर हवेली के मालिक की तरह आदेश देते हुए बोला, जाओ मेरे लिए चाय बनाओ और कुछ अच्छा खाने का इंतजाम करो, और हाँ, जो भी बनाओ उसमें घी थोड़ा ज्यादा। जो राणावत सुबह गिड़गिड़ाकर जीवन की भीख मांग रहा था, उसके अब ये ठाठ देख रानू हैरान थी, मगर बिना चूके उसने भी तंज कस दिया। क्यों काका, अपनी मौत का 13वां आज ही रखवाया है क्या, जो हर चीज में घी ज्यादा चाहिए? इस पर झल्लाता राणावत खुद रसोई में जाकर अब वहां से एक आम निकालकर चूसता हुआ इतराते हुए हवेली की पहली मंजिल की ओर गया, जहां लगे मुखिया के मखमली गद्दे पर कूदता हुआ वो उसके आनंद लेने लगा। उसका यूं खुश होना अपनी नई मिली इस जिंदगी के लिए था, रज्जो से उसके बचने के लिए, जिसका कारण थे राय बहादुर और उनके साथ साथ राणावत के कमरे के बाहर लगे इस पीपल के आसपास खड़े पेड़ को गौर से देखते भानु, चंदनलाल और केशव, और बाकी कमी पूरी करने वहां पधार चुके थे चौधरी चरण सिंह। पीपल का ये पेड़ अजीब तरह से एक ही दिन में पूरी तरह काला पड़ गया था। एक ही दिन में इस पेड़ की सारी पत्तियां झड़कर जमीन पर आ गिरी थीं। उसकी शाखाओं से हर थोड़ी देर में खून की बूंदें बह रही थीं और उसी के साथ तेज सांसें भरती गुर्राती हुई रज्जो अपने भारी कदमों की भयानक आवाज लिए बढ़ रही थी भयनगर की तरफ। रज्जो की इस भयानक पदचाल से आसपास की जमीन में दरारें आ गई थीं। उसके हर कदम के साथ जमीन से धूल उठ रही थी। आसमान और भी काला पड़ रहा था और अमावस के अंधेरे में गूंजती आसमान में मंडराती सैकड़ों चीलों की आवाज और भी तीव्र होती जा रही थी। यह आवाज थी मौत की, जिससे घबराते भानु, केशव और चंदनलाल राय बहादुर के कहे अनुसार इस पेड़ के आसपास उनकी दी हुई भस्म का घेरा बना रहे थे। मगर तभी
रज्जो के तीव्र कदम से हिलते इस पीपल के पेड़ की एक बड़ी सी शाखा तिनके के समान टूटती हुई जमीन पर आ गिरी। जिससे बचता हुआ भानु कूदता हुआ दूसरी दिशा में कूदा। भानु किसी तरह उछलकर अपने आप को बचा पाया कि तभी उसके चेहरे के ठीक सामने काली मोजड़ी पहने दो पैर आ गए। भानु ने ऊपर देखा तो सामने चौधरी चरण सिंह था, जो अपने गुर्गे दयाल के साथ वहां आया था। भानु को अपने पैरों में पड़ा देख, पीपल के आसपास भस्म का घेरा बनाते चंदन लाल और केशव को देख, आसपास फैला खून देख और राय बहादुर को कुछ दूर ध्यान मुद्रा में बैठा देख, चरण सिंह अपना माथा खुजलाते हुए बोला, अट्ठे के रट्टो चल रही हो से? बोलता हुआ चरण सिंह भानु को बगैर जमीन से उठाए उसे लांघता हुआ आगे बढ़ा और पेड़ की टूटी शाखा और जमीन से आती तेज गुर्राहट को सुनकर चिढ़ाते हुए बोला, देख रिया से दयाल, रज्जो भाभी जरा ज्यादा ही गुस्से में है आज। हो सके आज राणावत के साथ साथ श्रीमान गामरे मुखिया के भी निपट जाने के चलते गांव में जल्दी चुनाव करवाना पड़े। चरण सिंह को देखते ही गुस्से में आग बबूला हुए चंदन लाल भस्म छोड़ आगे बढ़े ही थे कि केशव ने रोकते हुए चंदन लाल को इस पर ध्यान न देने का अनुग्रह किया। चंदन लाल केशव की बात मान बिना कुछ बोले चुपचाप वहीं रुक गए, जिस पर अब और चटकारे लेते हुए चरण सिंह बोला, ओहो जे भी ठीक रही। अरे दयाल, हम तो लेट हो गए। भयनगर का नया मुखिया तो पहले से ही घोषित हो गया से। उसका नाम जानता है क्या से? केशव। चंदन लाल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसे और हवा देते हुए चरण सिंह मुखिया की आंख में आंख डालते हुए बोला, अरे हम तो अट्ठे राणावतरी मौत रो तमाशा देखने आए थे, मगर मुखिया जी को वो भी नहीं हुआ। सभी के हाथ में भस्म देख चरण सिंह सभी को और चेताते हुए बोला, जे शौचालय री राख और इस हवाबाज राय बहादुर को लेकर रज्जो भाभी को रोकोगे। मगर तभी पीपल का पेड़ अचानक हर जगह से तिड़कने लगा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही पेड़ के तने पर अचानक उभरे खून के निशान से अपने आप खून के फव्वारे फट पड़े। पेड़ की फैली शाखाओं से खून की बारिश होने लगी। गाढ़े लाल खून से भानु, केशव, चंदन लाल, चरण सिंह, दयाल सभी के शरीर सन गए। ये क्या हो रहा है? ये खून? अचानक धरती के नीचे से हो रही वो कदमों की आवाज अचानक थम गई और अब धीरे धीरे रज्जो की गुर्राहट अब तेज होकर हर दिशा में गूंज उठी। बिना कुछ बोले सबके सब भागते हुए ध्यान में बैठे राय बहादुर के पीछे जा छुपे। रज्जो की उस गुर्राहट से सबका डर चरम पर था। धरती पर इस भयानक कंपन से रज्जो की ताकत का अंदाजा उसके आने से पहले ही लगाया जा सकता था, पर राय बहादुर अभी भी अपने ध्यान में खोए आंखें मूंदे पद्मासन में जमीन पर बैठे थे। उनके आसपास सुनहरे रंग की जैसे एक परिधि बन गई थी, तो वहीं बाकी सभी की जान हलक को आ गई। अपने साथ साथ चरण सिंह और दयाल को भी राय बहादुर के पीछे छुपा देख भानु ताना मारते हुए बोला, क्या हुआ चरण सिंह, तुम हवाबाज राय बहादुर के पीछे? क्या हुआ, हवा निकल गई? चरण सिंह की नजरें अब भी जोरों से हिल रही धरती और विशाल पीपल के अपने आप फटते हुए तने पर अटकी थी। डरते हुए वो बोला, अरे मन ने तो हमेशा से ही भरचक भरपूर भरोसा रहा है राय बहादुर पर। जहाँ सभी का कांपते हुए बुरा हाल था, तो उधर हवेली पर राणावत खिड़की की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए आम खाता मजे कर रहा था। उसे पता था कि उसकी और मौत के बीच अब खुद राय बहादुर है, मगर इधर राय बहादुर के ठीक पीछे होते हुए भी सभी का डर से बुरा हाल था, क्योंकि राय बहादुर अभी भी आंखें मूंदे ध्यान में बैठे थे। चरण सिंह ने चिढ़ते हुए कहा, अरे कब जाके गए तुम्हारा राय बहादुर, जब रज्जो राणावत की जगह हम सबके सर काट कर ले जावेगी। तो वहीं उसका गुर्गा दयाल बोला, मैंने तो पहले ही कहा था मालिक, नहीं चलते, पर आप ही बोले, जब एक हफ्ते में एक बार उस मुखिया चंदन लाल रो मुड़ ना खराब करूं, मारो हाजमो सही ना बैठे दयाल, लो कर लो अब हाजमा ठीक। चरण सिंह ने आंख दिखाते हुए दयाल को चुप किया, तो वहीं आसपास हो रहे इतने शोर से बेखबर ध्यान मग्न राय बहादुर के कानों में सुनहरी कुमारियों की कही बातें गूंज रही थीं।
अंधेरा अपनी जड़ें फैला रहा है राय बहादुर, अंधेरा अपनी जड़ें फैला रहा है। अकस्मात राय बहादुर के जहन में सालों पहले महल के तहखाने में पड़ी उन लाशों के दृश्य उभर आए जिनसे काली जड़ें काटकर वो उन्हें अपने पिता विशंभर को दे रहे थे। कहीं अंधेरे की काली जड़ें वहीं तो नहीं थीं। सहसा फिर उनकी आंखों के सामने वो भयानक दृश्य उभर आए जब अजर और भयानक छिपकली ने हवेली पर हमला कर दिया था और अजर के शरीर से भी वैसी ही असंख्य काली जड़ें निकली थीं, जिसे अजर ने राय बहादुर की पीठ में घुसाकर उन्हें घायल कर दिया था। अंधेरा, जड़ें, काली जड़ें। राय बहादुर के कानों में ये शोर इतना तेज था कि उन्हें सामने आ रही इस नई मुसीबत, इस नई तबाही का कुर्राना भी सुनाई नहीं दे रहा था। भावनगर अब भी अस्तित्व में है। तुम्हारे सफर का समय हो गया है राय बहादुर। ऊर्जा के टुकड़े 14 लोग। दुनिया सबके लिए उतनी ही सीमित है जितना वो सोचते हैं। सोच का दायरा बढ़ाओ तेज। दुनिया में 14 लोग हैं। आग्नेय और सुनहरी कुमारियों की कही बात रह रहकर उन्हें परेशान कर रही थी। तभी एक अनसुनी आवाज सहसा उनके कानों में गूंज पड़ी। श्रावणी, श्रावणी ही चाबी है अतीत, वर्तमान और भविष्य की। श्रावणी का सुरक्षित होना जरूरी है। श्रावणी को ढूंढो राय बहादुर, श्रावणी को ढूंढो। इतने सारे शोर से परेशान राय बहादुर अचानक चीखते हुए खड़े हो गए। उनके चीखते ही अब सामने से और तेज हुंकार आई और उस हुंकार के साथ ही अचानक पीपल का वो पेड़ फट पड़ा। पीपल का बड़ा चौड़ा पेड़ किसी रेत के फोसरे ढेर सा बिखर गया, यहाँ वहां उड़ने लगा, जिसे देख राय बहादुर के अलावा बाकी सभी सिहर उठे। तेज चलती हवाएं अचानक रुक गईं। चीलों का चीखना और तेज हो गया और थरथराती धरती अचानक शांत हो गई। इस डर को झेलते हुए चरण सिंह समेत सभी अब राय बहादुर के और पीछे हो गए। ये संकेत था आत्माओं का सच होने का, मौत का जिंदा लौट आने का, राणावत की मौत और रज्जो के लौट आने का। जमीन से उठी धूल के चलते सामने सब कुछ साफ साफ देख पाना मुश्किल था, मगर वो भयानक गुर्राहट और चीख सबूत था कि रज्जो लौट आई है। इधर श्रावणी ने बड़ी हिम्मत करके उस खुफिया रास्ते का दरवाजा खोला ही था कि अचानक बहुत सारा शोर उसके कानों में गूंजने लगा। श्रावणी ने घबराकर अपने कान ढक लिए। जरूर इस बार वो और बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। श्रावणी ने जैसे तैसे हिम्मत करके अब अपने कांपते कदम बढ़ाए और दरवाजे पर लटकती पेड़ों की शाखाओं और पत्तों से झांक कर देखा। तभी जमीन को फाड़ता हुआ एक लंबा और भयानक दिखने वाला हाथ जमीन से बाहर निकला। ये रज्जो ही थी। तभी जमीन को फाड़ता दूसरा हाथ भी जमीन से उठते हुए बाहर आया, मगर इस हाथ में जो था उसे देख राय बहादुर को छोड़ अब सभी वहां से भागते हुए राणावत के घर में घुसकर दुबक गए। पहले भानु, फिर चरण सिंह, चंदनलाल और फिर केशव। रज्जो के इस भयानक हाथ ने बालों से खींचते हुए पकड़ रखा था एक भयानक दिख रहा मुंड, एक चेहरा जो चंदनलाल से लेकर चरण सिंह सभी जानते थे। इस खून सूख चुके सफेद चेहरे पर हर जगह मिट्टी लगी हुई थी। होठों से रंग उड़कर काला पड़ गया था। आंखों के अंदर पुतलियां कंचों से इधर उधर डोल रही थीं और गर्दन के नीचे था किसी कटार का तेज निशान, जिससे ये गला काटा गया था। ये कटा हुआ चेहरा रज्जो का था, जिसे राणावत ने सालों पहले बड़ी बेरहमी से काटकर जमीन में गाड़ दिया था। राणावत, मैं आ गई, कहाँ है राणावत? भयानक गर्जना करती हुई रज्जो अब जमीन फाड़कर विभत्स रूप लिए ऊपर आ चुकी थी। उसका ये विकराल रूप देख कोई भी डर जाए। हाथों में लटका खुद का ही डरावना सर लिए खड़ा रज्जो का सरकटा धड़ लंबाई में लगभग 9-10 फीट का था। उसके शरीर की चौड़ाई राय बहादुर से भी अधिक थी और पूरे शरीर पर यहाँ वहां कटने के निशान थे, जिससे हरे पस का रिसाव हो रहा था। तन को ढकने के नाम पर शरीर पर बस कुछ चीथड़े और मिट्टी के थक्के जमे हुए थे,
जो सिर्फ नाम मात्र उसके नग्न शरीर को ढक रहे थे। लंबे पैर, बड़े नाखून और हवा में झूलते अपने विशाल गाय शरीर को लिए रज्जो राय बहादुर के ठीक सामने खड़ी थी। तभी अचानक हाथों में लटका उसका भयावह चेहरा अपने आप मुड़ा। उसकी आंखों में फिर काली पुतलियां उतर आईं और आसपास हर तरफ देखते हुए वो अपने भरे वक्ष और शरीर को लिए उछलकर दौड़ते हुए राणावत के कमरे की ओर दौड़ी। राणावत नहीं छोड़ूंगी तुझे, मार डालूंगी। रज्जू का ये रौद्र रूप देख राणावत तो ठीक, उसके घर में दुबक कर बैठे चंदन लाल, चरण सिंह सबके पसीने छूट गए। दयाल के भी छूटे, मगर उसका पसीना उसके धूजते पैरों को तर करता हुआ पेशाब के रूप में पूरे कमरे में फैल चुका था। क्या ले पाएगी रज्जू अपना बदला? क्या राणावत के सच से पर्दाफाश होगा? किस मुसीबत के दरवाजे पर दस्तक दी है अब श्रावणी ने? क्या है आखिर काली जड़ों का राज? जानने के लिए जुड़े रहिए भयनगर की इस रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ, सिर्फ पॉकेट FM पर।